जिन्होंने विजिगीषुता जिया है, ऐसे हमारे आदरणीय गोपाल नारायण सिंह के वचनों को सुन रहे थे आप। मेरे मन में था कि पहले वो अंतर्मन की सारी बातें आपके सामने रखें, एक रेखा खींचें आपके सामने, अमिट रेखा, और आप यहाँ से लेके जाएं। उनके स्वागत के बाद अब आपकी ओर से, योजना की ओर से आदरणीय गोपाल जी का स्वागत करना है। इस क्रम में सबसे पहले मैं इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति डॉक्टर गोपाल नारायण सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि जिनको उपस्थिति को पा करके उन्होंने अपने जीवन को धन्य माना, भारतीय ऋषि परंपरा के हमारे ऐसे तपःपूत श्रद्धेय सुरेश सोनी जी का स्वागत करेंगे। श्री गोपाल नारायण जी। यह पल ऐसा है, बड़ी भीतर तक इसकी छाप जाती है। यही मनीषा है जो भारत की धरोहर है, हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। साल श्रीफल उत्तरीय एक प्रतीक है, जो मन के भाव हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। हमारे मुख्य अतिथि और भारत सरकार के हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग, शुरू में 14 के बाद से लगातार जो सांसद बने वो चंदौली से, तो उनको केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया था, राज्य मंत्री थे उसमें। वो प्रत्यक्ष उनका संबंध शिक्षा से रहा है, आचार परंपरा के धनी हैं। आप सब की ओर से तो उनका स्वागत है ही है। इस विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी आपका स्वागत करेंगे। हमारे सारे प्रतिनिधियों की ओर से, इस विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से आपका बार बार स्वागत है। अपने यात्रा क्रम में जब भी आप जाएं, एक पड़ाव यहाँ भी रखें, सुखद अनुभूति होगी। माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। ये चित्रों में आने वाला पल, इसकी छाप बड़ी गहरी होती है। आप जब भी देखेंगे अनुभूति होगी सुख की। ये उत्तरीय ऋषि परंपरा का उत्तरीय है, राजा लोग धारण करते हैं इसको। हमारे योजना के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर देव प्रसाद सिंह का स्वागत करेंगे त्रिविक्रम नारायण सिंह जी। त्रिविक्रम जी आइए। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राजीव रंजन जी। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। आचार्य देव प्रसाद जी के जीवन का सूत्र रहा है। इस अवस्था में भी आहरण से उनके चिंतन का विषय इतिहास है, इतिहास संकलन है, इतिहास संकलन योजना है। आपका इस विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत है।
हमारे कुलाधिपति माननीय गोपाल नारायण सिंह जी का स्वागत करेंगे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर देवी प्रसाद सिंह जी। डॉक्टर देवी प्रसाद जी, आप स्वागत करें गोपाल जी का। बड़े भाव के साथ दोनों एक ही धारा के मनीषी हैं। ये कहना मुश्किल है कौन किसका स्वागत कर रहा है। गणपति उनके हाथ में है। प्रोफेसर राजीव रंजन जी स्वागत कर रहे हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आप आचार्य हैं, इतिहास के गंभीर अध्येता हैं और इस पूरे जो 3 दिन का अधिवेशन है स्थानीय सचिव के नाते आपने इस दायित्व को संभाला है। आप स्वागत कर रहे हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार सिंह जी का, माननीय कुलपति जी का। आप दोनों का सानिध्य रहा है इस पूरे आयोजन में। इसके बाद भी आप सबकी ओर से मैं यही कहूँगा मंच से कि दीजिए आशीष अपना, भाव में है याचना, भाव में है याचना। विषय परिवर्तन के लिए डॉक्टर राजीव रंजन जी स्थानीय सचिव हैं। पूरे अधिवेशन का भार आपके कंधों पर रहा है। संक्षिप्त में समय को देखते हुए 3 दिन का अधिवेशन राष्ट्रीय संगोष्ठी स्व स्वतंत्रता और प्रतिरोध अतीत से वर्तमान तक बड़ा फलक है चिंतन का, अनुसंधान का और चिंतन विचार का। प्रकाश डालेंगे प्रोफेसर राजीव रंजन। धन्यवाद सर। मंच पर आसीन परम पूजनीय माननीय श्री सुरेश सोनी जी, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, माननीय केंद्रीय मंत्री बाहरी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, प्रोफेसर देवी प्रसाद जी जो हमारे इतिहास संकलन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, श्री गोपाल नारायण सिंह जी जो कुलाधिपति हैं इस विश्वविद्यालय के, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी कुलपति गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर, और मंच संचालन कर रहे महासचिव प्रोफेसर ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा जी, और मंच के नीचे उपस्थित पूरे देश भर से आए हुए इतिहासविद। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आपको इस विषय की ओर ले जा रहा हूँ। दरअसल यह जो विषय है बहुत दिनों और बहुत अथक परिश्रम के बाद इस विषय का मंथन करके सामने लाया गया है। दरअसल भारत की परंपरा में स्वबोध जो है यह तत्व प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण रहा है, और जब हम स्व की बात करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो हमारी भाषा की बात करते हैं, हमारे राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे धर्म की बात करते हैं, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, हमारी सभ्यता की बात करते हैं, हमारे व्रत की बात करते हैं, हमारे उत्सव की बात करते हैं, हमारी नदियों की बात करते हैं, हमारे पर्वत की बात करते हैं, हमारे वन की बात करते हैं, हमारी देवी देवता की बात करते हैं, और इन सब में हमारा स्वतत्व जो है मौजूद है।
इस स्व में ही हमारी अस्मिता छुपी हुई है। अपनी इस अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए अब अपने स्व को जानना, समझना और जीवन में उतारना बहुत अनिवार्य हो गया है। भारतीय संस्कृति का विकास एक भौगोलिक क्षेत्र और परिस्थितियों की देन थी, जहां भारतीय भूभाग में एक नैतिक आचरण और व्यवहार की अनुभव मूलक परंपरा विद्यमान थी, जो एक संस्कार और आचार के साथ उत्तरोत्तर विकसित होती गई। भारतीय संस्कृति की आदि ग्रंथावली ऋग्वेद में ही इसका बृहद स्वरूप दिखाई देता है। जहां भारतीय संस्कृति की आदि ग्रंथावली ऋग्वेद में ही इसका बृहद स्वरूप दिखाई देता है और यहाँ दस्यु शब्द आता है, ये दस्यु शब्द सचमुच में विदेशी आक्रांता नहीं थे, बल्कि संस्कृति और सदाचार के विरोधी गुणों को जो स्वीकार कर रहे थे उनका संबंध संभवतः दस्युओं से रहा। यह संभवतः आंतरिक प्रतिरोध का पहला उदाहरण है। बाद के काल में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कई विदेशी तरह के विदेशी आए, पारसी आए, यूनानी आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, हूण आए और इनका उद्देश्य भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करना रहा। परंतु भारतीयों के प्रतिरोध ने इनके राजनीतिक प्रभाव को लंबे समय तक नहीं रहने दिया, बल्कि उनका भारतीयकरण करके भारतीय संस्कृति का अंग बना लिया। इस प्रकार जहां अन्य सभी प्राचीन संस्कृतियां बाह्य आक्रमणों के प्रभाव में विलीन होती गईं, वहां भारतीयों ने सांस्कृतिक विराट वृक्ष की जड़ें कभी समाप्त नहीं होने दी और समय और परिस्थिति के साथ पुनः मजबूती से खड़े होकर इन्हें अपने में ही विलीन कर लिया। 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा दाहिर द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिरोध स्वयं में स्वर्णमय इतिहास रहा है। मोहम्मद बिन कासिम और उसके उत्तराधिकारियों ने सिंध से पंजाब और अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रयास किया, परंतु कन्नौज और कश्मीर के शासकों ने उनको वहाँ से खदेड़ कर भगा दिया। उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। हम गुर्जर प्रतिहारों को देखते हैं, बप्पा रावल को देखते हैं, कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे संस्थाएं थे जिन्होंने विदेशी जो आक्रमण था, जो अरब के आक्रमण थे, उनको भारत में कभी घुसने नहीं दिया, भारत में कभी उनकी जड़ों को जमाने नहीं दिया। लेकिन हजारों साल की प्रतंत्रता में हमारा स्व और हमारी स्वतंत्रता छिटक कर दूर चले गए। भारत इन विधर्मी प्रवृत्तियों और विचारों से संघर्ष करता रहा। यह संघर्ष भी स्थूल था और अमूर्त भी। राजा हार गए, उनकी सेना पराजित हो गई, भारत की आत्मा और उनकी संस्कृति ने कभी घुटने नहीं टेके। भारत में इस्लाम आंधी की तरह आया, किंतु भारत की आंतरिक शक्ति ने कभी उसको खड़ा होने नहीं दिया। भारत अपराजय चट्टान की तरह खड़ा रहा। कभी हमने सिर तो कटाया, लेकिन सिर को नहीं झुकने दिया। भारत का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहां हमने संघर्ष नहीं किया, प्रतिरोध नहीं किया। तुर्कों और मुगलों के विरुद्ध सभी क्षेत्रीय शक्तियां जो थीं हमेशा खड़ी रहीं, चाहे वो गुहिलों की शक्तियां हो, सोलंकियों की हो, चौहानों की हो, राठौड़ों की हो, जाटों की हो। कदम कदम पर इन्होंने संघर्ष किया और अपने अस्तित्व को बचाए रखने का, भारत की संस्कृति को बचाए रखने का पूरा प्रयास किया। जब अंग्रेज भारत आए और दुनिया को ईसाईकरण करने का प्रयास करने लगे, तो वहाँ भी हमने इन संकटों का मुकाबला जोरदार ढंग से किया। और जब वे यहाँ आए तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को यहाँ तुरंत ही स्थापित कर लिया। हमारा प्रतिरोध हर जगह रहा। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ हमारा प्रतिरोध लगातार जारी रहा और हमने उन्हें कभी भी खड़ा होने नहीं दिया, कभी भी वे स्थिर से खड़ा होकर नहीं रह पाए। तो इस ढंग से हम यह देखते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रीय स्वत्व है उसके जागरण में हमारे क्रांतिकारी, हमारे गांधी जी, राष्ट्रीय नेताओं का बृहद योगदान रहा है, जिसको हम कहीं भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, किसी को अकेला नहीं कर सकते हैं। हम उतनी ही भूमिका अहिंसावादियों की थी जितनी भूमिका हमारे क्रांतिकारियों की थी। यानी सबको लेकर हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। और अब जब समय आया है
कि अब हम इतिहास संकलन समिति के जो लोग हैं इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ें और जो विभिन्न तत्व हमें मिले हैं उनकी पड़ताल करें। जो संघर्ष का इतिहास हमारा रहा है उसको फिर से परखें और देखें कि क्या इसमें छूट गया है। यह कौन से भारतीय तत्व थे जिनको हम लोग विकास करें, जिसमें हम आगे बढ़ें और इतिहास संकलन को उसमें हम गति प्रदान करवाने का काम करें, यह हमारा देखने का काम है। अब जिस तंत्र में हम रहे हैं उसको देशी तंत्र के अनुसार यानी देशज तंत्र के अनुसार विकसित करने की आवश्यकता है। इतिहास के विद्यार्थी और अध्येता भारतीय इतिहास में अतीत से वर्तमान तक स्वतंत्रता और प्रतिरोध के इतिहास का उद्घाटन इस कार्य को एक कदम आगे की ओर ले जा सकता है। इस महाधिवेशन का एक हेतु भी यह है, आज विश्व में यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने स्व को जागृत करें, परिवर्तित करें, प्रतिष्ठित करें। अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने और श्रेष्ठता के उच्चतम शिखर तक पहुंचाने के लिए स्व का बोध और उसका जागरण करना आवश्यक है और हम सभी इस संकल्प के तहत आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।